देख रहे हैं SPN9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। बिहार में राजनीतिक बदलाव की चर्चा है। जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर घूम घूम कर कह रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यवस्था बदलने पहुंचे हैं, महज भाषण देने नहीं। और एक दौर में जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार को दिल खोलकर भला बुरा भी कह रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो पहली बार 2015 में भी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। असल में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए तब चुनाव रणनीति तैयार की थी जब वो महागठबंधन के नेता के रूप में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सबसे ताकतवर जोड़ी मोदी शाह से मुकाबला कर रहे थे। अपनी यात्रा शुरू करने से कुछ दिन पहले प्रशांत किशोर पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा के साथ नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात को लेकर पहले जो कुछ कहा था अब वो अलग तरह की बातें करने लग गए हैं और बेहद आक्रामक अंदाज में। आपको बता दें कि नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर प्रशांत किशोर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। वो लालू यादव के सामाजिक बदलाव की भी बात कर चुके हैं और नीतीश कुमार के योगदान की भी। एक बार जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी हमलावर हो गए थे तो उनका एक ट्वीट आया था। तब प्रशांत किशोर ने लालू यादव को क्रिमिनल के तौर पर संबोधित किया था और उनके परिवार को मुंह न खुलवाने की चेतावनी दी थी। ये बात तब की है जब लालू यादव रांची जेल में थे। बाद में प्रशांत किशोर ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया। नीतीश कुमार के मामले में वो भ्रष्टाचार की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके एक सहयोगी को दलाल जरूर कहने लगे हैं और नीतीश कुमार के बारे में तमाम तरह के दावे करते हुए कटाक्ष करते हैं। मुख्यमंत्री बनके बहुत होशियार बन गए हैं। देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं जो कोई भी नेता राजनीतिक विरोधियों को नीचा साबित करने के लिए कहता है। लेकिन जो शख्स नीतीश कुमार के लिए बिहार में बाहर हो, नीतीश कुमार हो जैसे नारे के साथ चुनाव प्रचार कर चुका हो, वो उसी नेता को बेकार बताने लगे तो उसकी कौन सी बात सही समझनी चाहिए। तो चलिए आज इसी रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं कि आखिरकार प्रशांत किशोर के दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा है और प्रशांत किशोर इस पूरे वाक्यांश को लेकर के आखिरकार आगे कौन सी रणनीति तय करने की कोशिश में जुटे हैं। तो देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रशांत किशोर की ताजा मुहिम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से काफी मिलती जुलती लगती है। हालांकि प्रशांत किशोर के राजनीतिक इरादे आप नेता के मुकाबले जल्दी सामने आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को सामने खड़ा कर पूरे देश के मन में भ्रष्टाचार खत्म होने की उम्मीद जगा दी थी और यही वजह है कि आम आदमी पार्टी बनाने के बाद चुनाव मैदान में उतरे तो सीधे तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को चैलेंज कर दिया था। कई प्रशांत किशोर को भी तो नहीं लगने लगा है कि वो नीतीश कुमार को चुनावी मुकाबले में शिकस्त दे सकते हैं। अगर प्रशांत किशोर आत्मविश्वास से इतने लबालब है तो काफी हड़बड़ी में लगते हैं। अभी उनकी पदयात्रा भी इवेंट मैनेजमेंट की वजह से दिखाई पड़ रही है। चुनावी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़ बड़े बड़े नेताओं को भी वोट नहीं देती। मायावती के बीते कुछ चुनाव अभियानों को कोई भी खंगाल सकता है। नीतीश कुमार पर प्रशांत किशोर के हमले की वजह तो समझा में आती नहीं है, लेकिन अभी तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस तरीके से वो किसी तरह का फायदा उठा सकते हैं। अब अगर प्रशांत किशोर को उनकी मुहिम का लाभ नहीं मिलने वाला तो कौन फायदा उठा सकता है? बीजेपी ही या फिर आरजेडी और कांग्रेस में से कोई पार्टी? तो चलिए अब जान लेते हैं कि नीतीश कुमार पर वो हमलावर क्यों हैं। देखिए, दरअसल जन सुराज यात्रा के दौरान जगह जगह प्रशांत किशोर के कैंप होते हैं जहां वो लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों से उनकी समस्याएं सुनते हैं और उनकी तरफ से भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं। अब ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। बीच बीच में वो नीतीश कुमार को टारगेट भी करते रहते हैं। जमुनिया इलाके में पदयात्रा के दौरान एक कैंप में प्रशांत किशोर लोगों से बात कर रहे थे। बातों बातों में ही कहने लगे, 10-15 दिन पहले मीडिया में खबर आई थी, नीतीश कुमार ने मुझे घर बुलाया था, कहा था कि आप हमारे उत्तराधिकारी हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं, आइए हमारे साथ हमारी पार्टी के नेता बन जाइए। हमने उनकी बात सुनी, बहुत से लोगों से मुझे गालियां भी दी गई, मैं उनसे भी मिलने गया क्योंकि और फिर उसके बाद जो है उनका साथ देने के बारे में सोचने लगा। बहरहाल और फिर समझाते हैं कि मैं नीतीश कुमार से मिलने इसलिए गया था ताकि ये बता सकूं कि वो कितना भी बड़ा प्रलोभन देंगे, लेकिन मैंने जनता से एक बार जो वादा कर दिया है उसके पीछे नहीं हटूंगा। अपना उत्तराधिकारी बनाए या कुर्सी खाली करे, कोई मतलब नहीं। नीतीश कुमार के साथ प्रशांत किशोर जिस मुलाकात का जिक्र कर रही हैं, पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा भी उनके साथ थे। ये बात भी पक्की तभी मानी जाएगी जब पवन वर्मा भी प्रशांत किशोर की बातों को एंडोर्स कर रहे, लेकिन प्रशांत किशोर को ज्वाइन करवा
करवाने के बाद वो ऐसा बोलते हैं तो किसी भी यकीन नहीं हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ उस मीटिंग पर प्रशांत किशोर का पहले कहना था कि ये मुलाकात सामाजिक राजनीतिक शिष्टाचार की भेंट थी। तब प्रशांत किशोर ने बताया था कि मैंने अपनी बात उनके सामने रखी। मैं पिछले 3-4 महीने से बिहार में जो देख रहा हूँ, बिहार में विकास के जिन मुद्दों को देखा, वो बात मैंने उन्हें बताई। लेकिन अब प्रशांत किशोर का बयान बदल गया है। 2014 के आम चुनाव का जिक्र करते हुए कहते हैं कि चुनाव हारने के बाद दिल्ली आकर कहा था कि हमारी मदद कीजिए। महागठबंधन बनाकर हमें लोगों ने उनको जिताने में कंधा लगाया है। हम बैठकर हमें ज्ञान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर का ये भी दावा है कि वो नीतीश कुमार का ऑफर ठुकरा चुके हैं। ना तो वो नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी बनना चाहते हैं, ना ही जेडीयू का नेतृत्व करने का कोई इरादा है। लगे हाथ लोगों को प्रशांत किशोर ये भी बता रही हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो खुद ही पार्टी बना लेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर प्रशांत किशोर भी बिहार में वैसे ही बदलाव का वादा करने लगे हैं जैसे किसी दौर में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में किया था। 2011 में ममता बनर्जी परिवर्तन के नारे के साथ ही सत्ता में आई थी। तब से लेकर अब तक बंगाल में कितना बदलाव हुआ है, ये अलग से बहस का विषय हो सकता है। फिलहाल तो बिहार में राजनीतिक बदलाव की चर्चा है। जन सुराज अभियान के तहत पदयात्रा पर निकले प्रशांत किशोर घूम घूम कर कह रहे हैं कि वो राजनीतिक व्यवस्था बदलने पहुंचे हैं, महज भाषण देने नहीं। और एक दौर में जंगल राज से मुक्ति दिलाने के नाम पर सत्ता हासिल करने वाले नीतीश कुमार को दिल खोलकर भला बुरा कह रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि नीतीश कुमार को लेकर प्रशांत किशोर ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे वो पहली बार 2015 में भी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। असल में प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार के लिए तब चुनाव रणनीति तैयार की थी जब वो महागठबंधन के नेता के रूप में केंद्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी की सबसे ताकतवर जोड़ी मोदी शाह से मुकाबला कर रहे थे। अपनी यात्रा शुरू करने के कुछ दिन पहले ही प्रशांत किशोर पूर्व जेडीयू सांसद पवन वर्मा के साथ नीतीश कुमार से मिलने गए थे, लेकिन मुलाकात को लेकर पहले जो कुछ वो कहा था अब वो अलग तरह की बातें करने लगे और बेहद आक्रामक अंदाज में। नीतीश कुमार और उनकी सरकार को लेकर प्रशांत किशोर पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं। वो लालू यादव के सामाजिक बदलाव की भी बात कर चुके हैं और नीतीश कुमार के योगदान की भी। एक बार जब राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ साथ प्रशांत किशोर पर भी हमलावर हो गए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। तब प्रशांत किशोर ने लालू यादव को क्रिमिनल के तौर पर संबोधित किया था और उनके परिवार को मुंह न खुलवाने की चेतावनी दी थी। ये तब की बात है जब लालू यादव रांची जेल में थे। बाद में प्रशांत किशोर ने वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया था। नीतीश कुमार के मामले में वो भ्रष्टाचार की तो बात नहीं कर रहे, लेकिन उनके एक सहयोगी दलाल जरूर कहने लग गए हैं और नीतीश कुमार के बारे में तमाम तरह के दावे करते हुए कटाक्ष भी करते हैं। मुख्यमंत्री बनके बहुत होशियार बन गए हैं। देखा जाए तो प्रशांत किशोर भी वही कर रहे हैं जो कोई भी नेता राजनीतिक विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो है वो कहने वाली बात अलग होती है कि यहाँ पर नीतीश कुमार को वो नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन देखिए अगर हम बात कर ले कि नीतीश कुमार के कमज़ोर होने से किसका फ़ायदा होगा, तो देखिए यहाँ पर नीतीश कुमार के कमज़ोर होने का चौतरफा फ़ायदा मिलेगा। तो हो सकता है कि आखिरकार एक ऐसा दौर भी आए जब प्रशांत किशोर भी फ़ायदे में रहे, लेकिन ये बहुत बाद की बात है। अभी तो सबसे ज़्यादा फ़ायदे में भारतीय जनता पार्टी रहेगी और फ़ायदा तो बिहार में वैसे ही आरजेडी को ही मिलेगा। राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो प्रशांत किशोर के कैंपेन से कांग्रेस के पक्ष में भी जा सकता है। बीजेपी को कैसे फायदा मिलेगा अगर वो बता दे तो बीजेपी तो चाहती ही है जैसे ही संभव हो सके नीतीश कुमार की राजनीति खत्म हो और वो सत्ता पर काबिज हो। भले ही अमित शाह कह रहे हो कि 2025 में वो बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार पेश करेंगे। अगर हम अब ऐसा है तो कि ऑपरेशन लोटस पर काम नहीं चल रहा होगा, बीच में भी मौका मिला तो विधायकों को तोड़कर सरकार गिरा देगी और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की तरह ही सरकार बना लेगी। बीजेपी को ये भी तो लग रहा होगा कि अगर टाइम बीत गया और नीतीश कुमार से सत्ता का ट्रांसफर तेजस्वी यादव को हो गया तब तो काम और भी मुश्किल हो जाएगा। अब आरजेडी को कैसे फायदा होगा चलिए ये भी बता देते हैं। देखिए दरअसल नीतीश कुमार के बिहार में कमजोर होने का सबसे बड़ा फायदा तो तेजस्वी यादव को ही मिलेगा। उनके लिए जगह बनाना आसान हो जाएगा। अपने बूते नहीं संभव हुए तो तोड़फोड़ से भी वो मुख्यमंत्री बनने की कोशिश तो करेंगे ही। और अभी तो लालू यादव भी बाहर ही हैं, थोड़ी बहुत कहीं कोई कमी लगी तो मैनेज भी हो जाएगा। कांग्रेस को कैसे फायदा पहुंचेगा अगर इस पर भी नजर डालें तो देखिए सीधे तौर पर कांग्रेस को बिहार में तो नीतीश कुमार के कमजोर होने से कोई फायदा मिलने से रहा, लेकिन एक चीज तो साफ है कि प्रधानमंत्री पद पर नीतीश कुमार की दावेदारी जरूर कमजोर हो जाएगी। नीतीश कुमार के कमजोर पड़ने पर राहुल गांधी के रास्ते का कांटा तो निकल ही जाएगा, मंजिल भले ही कितनी दूर क्यों ना हो। बहरहाल देखना यही होगा कि इस चुनावी माहौल के बीच में प्रशांत किशोर की तरफ से ये कोशिश आखिरकार किस नई रूपरेखा की तरफ जो है इशारा करेगी।
आज के इस खास प्रोग्राम के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे प्रशांत किशोर जो है लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं नीतीश कुमार के ऊपर, लेकिन उसके पीछे जो ये वजह सामने निकल करके आई है, आखिरकार ये सच में सबको चौंकाने वाला है। देखना यही होगा आने वाले समय में कि आखिरकार प्रशांत किशोर जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, जिस आइडिया के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आखिरकार क्या वो जमीनी स्तर पर कामयाब होती हुई नजर आएगी या नहीं। फिलहाल आज के हमारे खास रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।